नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आज आपका जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 15 होगा। तो ये आपके डेली मॉक टेस्ट चल रहे हैं, एक दिन हिंदी का, एक दिन जीएस का। आपको कल संडे को करंट अफेयर्स का भी पढ़ाया गया और मुख्य सेविका का जो बाल विकास चैप्टर है उसको भी आपको पढ़ाया गया। तो डेली आपकी क्लासेस चल रही हैं। सुबह हिस्ट्री की क्लास आपकी चल रही है। इवनिंग में बहुत ही जल्दी आपकी हिंदी की क्लास भी शुरू कर दी जाएगी। तो आपकी तैयारी लगातार चलती रहेगी और बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए आप लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। ये मॉक टेस्ट आपके उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन मॉक टेस्ट में आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को ही रखा जाता है ताकि आपको परीक्षा के प्रश्नों का स्तर और उनका जो लेवल है वो आकलन आप सही कर सकें कि आपका प्रश्न किस तरह का आता है, उनका लेवल क्या होता है और आपकी तैयारी कितनी है। इन सब चीज़ों का आपका आकलन इन मॉक टेस्ट से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं जो प्रश्न पूछूँ आपको मॉक टेस्ट के दौरान उनका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको पूरे प्रश्नों की जानकारी मिले। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत ऐसे करिए कि सफलता आपके कदम चूमे, आप सफलता के पीछे ना घूमें। तो सदैव इतना याद रखिए। तो इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि आपकी मुख्य सेविका का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है जिसकी फीस मात्र 450 रुपये है। इस बैच का नाम मुख्य सेविका गरिमा बैच है। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको 500 पीडीएफ भी दी जाएंगी जो सभी क्लास की पीडीएफ होंगी और आपको नोट्स पीडीएफ भी दी जाएंगी। तो 400 आपकी करीब क्लास की पीडीएफ होंगी और 100 से 150 आपकी करीब नोट्स की पीडीएफ होंगी। तो यहाँ पर एक पीडीएफ की कीमत आपको 1 रुपये भी नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट मिलेंगे जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकेंगे कि आपने कितना पढ़ लिया है और कब पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। परीक्षा से पहले आपका मॉक टेस्ट करना ज़रूरी होता है और मैं उनके सल्यूशन भी आपको दूंगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च कर सकते हैं या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइए। या आप कमेंट बॉक्स में लिंक मांगेंगे तो वहां से भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मात्र 450 रुपये में आप अपनी गरिमा को बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार में इज्जत को बढ़ा सकते हैं। अगर आप वाकई में नौकरी पाना चाहते हैं तो इस बैच से ज़रूर जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जीएस मॉक टेस्ट का 15वां में आपका पहला प्रश्न है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? बताइए, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ऑप्शन ए है आपका बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी है प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन सी है आपका सचिन सान्याल और ऑप्शन डी है आपका रास बिहारी बोस। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ऑप्शन ए आपका बी.डी. सावरकर, बी प्रफुल्ल चाकी, सी सचिन सान्याल, डी रास बिहारी बोस। यह आपका लोअर 2 की परीक्षा में 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहले का ए, बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का आयोजन किया था या अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो इसकी हिस्ट्री क्या है वो समझ लेते हैं। सन 1904 में क्रांतिकारियों ने विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था। तो अभिनव भारत समिति का गठन किसने किया? विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। और उनके भाइयों का क्या नाम था? गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर। इन लोगों ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी, अभिनव भारत समिति की स्थापना की थी।
तो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इस बार भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है 1928 के वार डोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बिपिन चंद्र पाल। ये प्रश्न आपका राज्य मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा हुआ है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, 1928 के वारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या डी बिपिन चंद्र पाल। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरे का बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में किया था। तो इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। 1928 के वारडोली, यहाँ पर डोली लिख गया, यहाँ पर आप डोली पढ़िएगा, सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान में जो वृद्धि की गई थी उसका विरोध करना। आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? 1928 में मिली। किस आंदोलन के सफल होने पर? वारडोली सत्याग्रह के सफल होने पर। वारडोली सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो लगान में की गई वृद्धि के विरुद्ध था। ठीक है, क्लियर है आपको? अगला पॉइंट देखते हैं, अगला प्रश्न आपका। तो अगला प्रश्न है आपका, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है, सी कानपुर। यह UPSSC कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद या आगरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरे का सी, आगरा। ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं लेकिन आगरा इसका उत्तर सही है, सी। तो अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कई बार आपसे जिला नहीं पूछेगा, स्थान का नाम पूछेगा और वहां पर फतेहपुर सीकरी लिखेगा, आगरा नहीं लिखेगा। तो इसको आप फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों के नाम से याद रखेंगे। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी और आगरा में। ये किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा। यह प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था। तो गुजरात में जब अकबर की विजय हुई थी तो उसकी स्मृति में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में 1602 ईस्वी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। समझ रहे हैं आप? यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण भी है तथा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट। तो अंग्रेजों के समय सबसे पहले संघीय न्यायालय आपका बनाया गया था। तो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तीसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919 और आपका चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथे का डी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्लियर है आपको? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान था कि एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। प्रावधान 1935 में किया गया था और स्थापना कब की गई? 1937 में की गई। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950 या 9 दिसंबर 1946 या 15 अगस्त 1947 या 19 नवंबर 1946। बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की। तो
तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तथा इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये अस्थायी तौर पर नियुक्त हुए थे। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे प्रथम, उनका नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? एक बार प्रश्न फिर से सुनिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छठे का बी, 6 और सदस्य थे। तो कौन कौन से थे उसका पूरा डिटेल में अभी हम पढ़ लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। ये आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। आप इनका नाम भी याद कर लीजिए, सदस्यों को कई बार पूछ लिया जाता है। नहीं याद करेंगे तो भी ठीक होगा, लेकिन याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एन गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, इन्होंने BL मित्रा की जगह ली थी क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और TT कृष्णमाचारी 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात ये जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है आपका, प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द किसके संविधान से लिए गए हैं? एक बार प्रश्न फिर से सुनिए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द किसके संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन आपके हैं रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द किसके संविधान से लिए गए हैं? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो 7वें का सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस से स्वतंत्रता और बंधुत्व के शब्द लिए गए हैं। तो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्दों को भारतीय संविधान में लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार व उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा तथा भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चाहे गूगल करके लिखें, चाहे किताब में देख कर लिखें, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। अगला प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यह प्रश्न मैं कई दिनों से आपको कराना चाह रहा था, तो आज ये संभव हो पाया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी आपका 86वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 8 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, 61वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संविधान जो आपकी आयु मतदान देने की थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उस समय आपके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कई बार आपसे प्रधानमंत्री का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी हिस्ट्री पूरी पढ़ लेते हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध बनाए गए। कौन से संविधान द्वारा? 69वें। और 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल
संबंधित प्रावधान किए गए। तो 52वां संविधान संशोधन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन। तो इसमें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 का जोड़कर। क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एक एक चीज आपको रिवाइज करनी चाहिए ताकि आप भूले नहीं। लगातार रिवाइज करते रहिए, अभी तक जितना पढ़ा है उन्हें फिर से रिवाइज करिए, नहीं तो आप बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, क्या पश्चिम बंगाल, क्या बिहार? मैं ये प्रश्न भी पहले भी आपसे 2 बार करा चुका हूं, लेकिन आज नए तरीके से पूछा है तो उम्मीद करता हूं आप सही उत्तर दे रहे होंगे इसका। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 का डी, बिहार से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा आपकी। तो 23 डिग्री 30 मिनट को उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से क्रमशः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। ये आपका पश्चिम से पूरब तक राज्यों का क्रम है। कर्क रेखा से गुजरने, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये बिहार से नहीं गुजरती है। क्लियर है आपको? 23.5 डिग्री कहें या 23 डिग्री 30 मिनट कहें, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका प्रश्न फिर से सुनिए, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10वें का बी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट भारत के 5 राज्यों से क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो इसको आप फिर से देखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। टोटल कितने राज्य हुए? 5। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? बताइए भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? ए कन्याकुमारी, बी बड़ा निकोबार, सी रामेश्वरम, डी पॉइंट कैलीमरे। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 11वें का बी, बड़ा निकोबार जो है वहां पर आपका दक्षिणी बिंदु स्थित है, जिसे आप इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कोल है जो लद्दाख में स्थित है। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती है जो गुजरात में स्थित है और पूर्वी बिंदु आपका किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में। सुदूरस्थ मतलब होता है आपका सबसे दूर, ठीक है, सुदूरस्थ मतलब सबसे दूर। इतना शॉर्ट में समझिए, हो सकता है आपको कठिन हिंदी समझ में ना आ रही हो। सुदूरस्थ मतलब सबसे दूर। पश्चिमी बिंदु है आपका गुहार मोती, ये गुजरात में है और पूर्वी बिंदु आपका किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत का किस प्रदेश की सीमा चीन से स्पर्श नहीं करती है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, भारत के किस प्रदेश की सीमा चीन से स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश,
बी बिहार, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। बताइए इनमें से कौन सा प्रश्न आपका सही हो जाता है। भारत के किस प्रदेश की सीमा चीन से स्पर्श नहीं करती है। तो 12वें का आपका बी सही हो जाता है, बिहार से स्पर्श नहीं करती है, बिहार से नेपाल की सीमा स्पर्श करती है। तो भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जबकि बिहार की सीमा चीन को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा आपकी नेपाल से लगती है। क्लियर है आपको। भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जबकि बिहार की सीमा चीन को स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। बताइए, आपका प्रश्न है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए कुट्टनाड, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गौरामौथा और ऑप्शन डी आपका झुमरी तलैया। तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। तो 13वें का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्लियर है आपको। 13वें का ए ऑप्शन सही है, कुट्टूनाड। क्या, कुट्टूनाड। तो केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, कुट्टनाड या कुट्टानाड जो भी है, अब आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी टाइपिंग में, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। टाइपिंग होती है तो इंसान गलतियों का पुतला होता है, और जो टाइप करता है वो तो इंसान का पुत्र है या पुत्री है। तो इंसान का जो बच्चा है उससे गलतियां हो जाती हैं अक्सर। तो टाइपिंग मिस्टेक को आप नज़रअंदाज करा करिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के ना बताया करिए यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत थी, यहाँ पर ये ई की मात्रा सही से नहीं चढ़ी थी। टाइपिंग गलतियाँ हो जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। बताइए कहाँ पर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ पर था। पत्तन नगर मतलब बंदरगाह। ठीक है, मैंने आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता पूरी पढ़ाई है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है प्लीज़ जाकर देखिए, काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाई है और हज़ारों लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। तो आप भी उसे देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करिए। क्लियर है आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। पत्तन नगर कहें या बंदरगाह कहें, तो कालीबंगा या बनवाली या लोथल या कोटदीजी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, 14 का सी। लोथल जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अब अगला ऑप्शन, तो इसको आप डिटेल में थोड़ा देख लीजिए, फिर अगले प्रश्न में पहुंचेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी, डाक यार्ड है। ठीक है, जहाजों की गोदी या डाक यार्ड। फारस की मुद्रा 25 या सिल, धान, चावल और बाजरे का ये यहाँ पर आप गलत रखिए। ठीक है, ये आप इसको हटा दीजिए। धान, चावल और बाजरे के साथ घोड़े की लघु मूर्तियां और जो मृदा मूर्तियां हैं और 3 युगल समाधियां आदि यहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष है। इसको आप थोड़ा इग्नोर करिएगा, इसमें ज़्यादा ही कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इतना आप मत पढ़िएगा, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी, डाक यार्ड है। उतना आप पढ़िएगा, ये नीचे वाला आप मत पढ़िएगा, इसको मैं एडिट करवा के आपको दिलवा दूंगा। अगला आपका प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। बताइए सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, क्या हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, क्या लोथल से, क्या कालीबंगा से। जिसने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ वीडियो, उसको अच्छे से याद होगा। तो बताइए कमेंट करके कि आपने पढ़ रखा है और आपको ये याद था। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ। तो 15 का आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जो बड़ा स्नानागार था और बड़ा अन्नागार था वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है सैंधव सभ्यता का। क्लियर है आपको। तो ये रहे आपका 15वां प्रश्न। इसका क्या है, तो सैंधव सभ्यता का, सैंधव मतलब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा से बाहर कच्छों वाले एक अन्नागार का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, तो बड़े अन्नागार का साक्ष्य भी मिला है।
यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा उर्वरता की देवी माना जाता है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, शंख का बना बैल आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। तो कालीबंगा राजस्थान में जो स्थित है वहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये रहे आपके 15 प्रश्न। आज मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको 15 ही प्रश्न दे पा रहा हूँ। आज मैं पूरे दिन यहाँ पर नहीं था, लेकिन मैंने आपकी ये क्लास संडे को रिकॉर्ड कर दी थी ताकि आपकी कोई क्लास छूटे ना, आप अच्छे से पढ़ते रहें। मैंने पूरी मेहनत की, कोशिश की कि एक दिन में 4-5 क्लासें आपकी रिकॉर्ड कर दूं जिससे आपकी कोई क्लास छूटे ना। तो आपने जो आज सुबह क्लास ली थी वो भी मैंने संडे को रिकॉर्ड कर दी थी और आज वाली क्लास भी संडे को रिकॉर्ड कर दी थी। मन में आया कि आपको एक दिन क्लास ना दूं, लेकिन आपसे प्रॉमिस कर रखा था कि आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, तो इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत की और आपके लिए समय निकाला और आज आपकी ये दोनों क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको समय से दे दी हैं। आज 15 प्रश्न हैं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगली क्लासेस में आपको पूरे प्रश्न प्राप्त होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे से देखा वीडियो। और मैं आपको एक सूचना और दे देता हूँ यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको आज का प्रश्न याद दिला देता हूँ एक बार फिर से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का आपका प्रश्न था कि जो संविधान सभा थी भारत की, उसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको इस मुख्य सेविका गरिमा बैच से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। इसकी फ़ीस मात्र 450 रुपये है, मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच की। इसे टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं QR से हेल्प सर्च करके, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको करीब 500 PDF दी जाएंगी, जिसमें क्लास की PDF होंगी और नोट्स की PDF होंगी, और जिससे क्या होगा, आपकी एक PDF की कीमत 1 रुपये भी आपको नहीं पड़ने वाली है। 10 फुल पेपर जैसे आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जो परीक्षा से पहले आपको कराए जाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि परीक्षा में पेपर कैसा आएगा और प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा। और प्लीज़ टेलीग्राम पर QR से हेल्प लिखकर सर्च कर सकते हैं, और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक ले सकते हैं। वहाँ से आप भी पहुँच जाएंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखकर लिंक मांगेंगे तो भी वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है आपको? तो अगर आपको अपनी गरिमा बढ़ानी है, अपनी इज्जत बढ़ानी है और अपनी नौकरी मजबूत करनी है, पक्की करनी है तैयारी, तो इस बैच से ज़रूर जुड़िए, आपको फ़ायदा मिलेगा। सभी बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है और उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। तो आप अच्छे से ज्वाइन करिए और पढ़ाई करिए। तो ये रहा आपका GS मॉक टेस्ट 15। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अन्य वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं, उन्हें लगातार देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, रिवीजन करते रहिए। कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो लगातार रिवीजन करते रहेंगे। सिर्फ एक बार पढ़ लेने से आपका कार्य खत्म नहीं होता है। मैं फिर से कहूँगा आपसे कि मेहनत ऐसे करिए कि सफलता आपके कदम चूमे, आप सफलता के पीछे ना घूमें। तो आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा, UPSSC PT की परीक्षा, या अन्य जो भी परीक्षा है जहां पर GS पूछी जाती है, उन सब के लिए ये मॉक टेस्ट महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी संडे करंट अफेयर्स और मुख्य सेविका बाल विकास की क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।